हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है और मैं आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सप्लेनेशन दूंगी। और ये वीडियो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको एनसीईआरटी की समरी समझनी है तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, ठीक है, let us ask a more basic question, why do organism reproduce? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठता है कि why do organism reproduce? Yet it is not necessary, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है टू मेंटेन इन द लाइफ। आपको पता है कि अगर कोई पर्सन इज नॉट डूइंग रिप्रोडक्शन तो ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं रह सकता, वो जिंदा बिल्कुल रह सकता है, सस्टेन कर सकता है अपनी लाइफ को। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है, नॉट नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, बट स्टिल द ऑर्गेनिज्म आर डूइंग रिप्रोडक्शन। फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, चलिए जानते हैं। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा एनसीईआरटी, न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ये सारे प्रोसेसेस सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस बॉडी में रुक गया तो क्या होगा कि हमारी लाइफ को खतरा है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन कोई पर्सन ना कर पाए तो उसकी लाइफ को कोई डेंजर नहीं है। फिर भी क्वेश्चन क्या है, फिर भी व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent. तो उसकी क्या होगी, अगर इंडिविजुअल को क्रिएट कर रहा है अपनी जैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी इसमें, फिर भी वो कर रहा है, क्यों। So why should an individual organism waste energy on a process does not need to stay alive? जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है तो उसमें एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है। It would be interesting टू डिस्कस इन द क्लासरूम। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये रिप्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है। तो इसका एक आंसर है, एक ही लाइन में, टू सस्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। मान लो ह्यूमन बींग्स, डॉग, फिश, 3 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या है, ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो मेंटेन्ड है। अगर कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे ह्यूमन की स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर डॉग रिप्रोडक्शन ना करे तो डॉग की स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर फिश रिप्रोडक्शन ना करे तो फिश की स्पीसीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन देयर स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्पीसीज को इस अर्थ में बनाए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस बट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। मैंने आपको बता दिया इसका क्या आंसर है। इफ देयर वर to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूसिंग नहीं है तो हम उसकी एग्जिस्टेंस को क्या है, हम उसकी डाउटफुल होगा उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हम नोटिस करते हैं। It is the large number of organism belonging to a single species that bring them to our notice. तो हम सिंगल इंडिविजुअल, हम सिंगल ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, हम सिंगल ह्यूमन को थोड़ी ना नोटिस करेंगे, हम क्या करेंगे, ह्यूमन की पूरी स्पीसीज को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये डॉग का बच्चा है, हमें कैसे पता चलता है फिश का बच्चा है, फिश का बेबी है, हमें कैसे पता चलता है हॉर्स का बेबी है, कैसे पता लगता है आपको। दस यूजुअली वी से दैट इज दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू
ईच अदर। आपको कैसे पता चला वो डॉग का बेबी है? क्योंकि वो डॉग की तरह दिख रहा था। फिश का बेबी है कैसे पता चला? क्योंकि वो फिश की तरह दिख रहा था। ठीक है। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। तो जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं जो उनकी तरह लगते हैं। नाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम्स में या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए या एग्जैक्ट कॉपी ना बनाने के लिए। ठीक है। अब आप देखो कोई ऑर्गेनिज्म है तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होता है? सपोज आप हो, मैं आपसे एग्जाम्पल लूंगी, आप हो, अपने आप को इमेजिन करो योरसेल्फ, ठीक है, और अपने मदर या पेरेंट्स में से किसी को भी, तो क्या आप एग्जैक्टली उनके जैसे दिखते हो? दिखते हो, बिल्कुल दिखते हो। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लेकिन आप सिमिलर जरूर दिखते हो उनके जैसे। क्यों? क्योंकि आपकी डीएनए की जो डीएनए आया वो कहाँ से आया? आपको पेरेंट्स से। तो ऑफकोर्स कॉपी तो होते ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करेक्टरिस्टिक यानी कि डॉग का बेबी डॉग जैसा क्यों दिख रहा है, ठीक है, हॉर्स का बेबी हॉर्स जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो जो डीएनए है वो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। डीएनए क्या कर रहा है? कॉपी हो रहा है अपने आप को, और डीएनए कॉपी से क्या हो रहा है? सेम इंफॉर्मेशन अप्रॉक्स बच्चे में चली जा रही है। तो यहाँ पे डीएनए कॉपी है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप डीएनए की लोकेशन आप 9th में पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होती है? कोडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? जीन्स। ठीक है। तो डीएनए के अंदर कोडिंग हो रखी है जीन्स की। तो डीएनए की जब कॉपिंग होती है तो जीन्स की इंफॉर्मेशन कभी कभी बदल भी जाती है जिससे कि थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी आ जाती हैं। ठीक है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस, सपोज ये डीएनए है तो ये कैसे होगा डीएनए? तो पहले इसकी डीकॉइलिंग होगी। पहले इसकी कॉइलिंग, ये जो कॉइलिंग्स है ये खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे खुल गई दोनों। अब इनकी यहाँ पे कॉपी होगी खुद ही, तो यहाँ पर चेंजेस आने लग जाते हैं। जब इसकी दूसरी कॉपी बन रही होती है तो यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है। ठीक है। आइए समझते हैं बुक से। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। हम समझ चुके हैं कि वो क्यों सेम दिखते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इफ बॉडी डिजाइन्स आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स क्या है? डीएनए। डीएनए के ब्लूप्रिंट, डीएनए प्रिपेयर कर रहा है हमारे ब्लूप्रिंट। फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बॉडी डिजाइन के? डीएनए। इन क्लास 9th वी लर्नड दैट, क्या लर्न किया है हमने? क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, लक्षणों का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से उनके बच्चों में, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है। तो जो कौन कर रहा है? वो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो किसकी फॉर्म में जा रही है इन्फॉर्मेशन? डीएनए। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। वो क्या बना रहा है? प्रोटीन। आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन बन रहा है तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रही है? डीएनए से जा रही है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो क्या होगा? वेरिएशंस आ जाएंगी। सपोज यहाँ पे डीएनए है ये, ठीक है, यहाँ पे डीएनए की कॉइलिंग हो गई, खुल गया डीएनए, देखो ये खुल गया। अब इसकी दूसरी कॉपी स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे चेंजेस आ गए। तो क्या होगा? यहाँ दूसरी प्रोटीन थी, यहाँ दूसरी प्रोटीन की कोडिंग हो गई तो यहाँ पे चेंजेस आ गए तो क्या आ जाएंगी? वेरिएशंस आ जाएंगी। ठीक है। प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। अल्टर्ड मतलब क्या है? यानी कि अब बॉडी डिजाइन चेंज हो जाएगा। अल्टर जैसे कि आप अपने टेलर को बोलते हो अल्टर का। अल्टर मतलब कि चेंज कर दो, काट दो, छोटा कर दो, चेंज मतलब। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? डीएनए की कॉपी का बनना। इसमें कितनी वेरिएशन आएगी, क्या आएगी, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन पे। सेल्स यूज केमिकल
रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। क्या करती हैं सेल्स? केमिकल रिएक्शन करेंगी कॉपी बनाने के लिए। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। कितनी कॉपी बनाएंगी? 2, रिप्रोड्यूसिंग सेल में। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? सेपरेट। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. ठीक है, अगर हम क्या करें, कीपिंग एक कॉपी को डीएनए में रख लें और सिंपली पुशिंग द अदर, और दूसरी को वहाँ दूसरी को मतलब यूज कर लें, तो क्या होगा? ऐसा कुछ वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो कहने का मतलब है आप जैसे फोटो स्टेट करा रहे हो उसकी तरह लगा लो। आप फोटो स्टेट कराइए आपके पेपर की, तो आपका जो फोटो स्टेट वाला पेपर आएगा वो ओरिजिनल पेपर से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना? तो वही है बस डीएनए कॉपी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या हेडिंग है? अच्छा, अभी यही है कंटिन्यू। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर जो कॉपी हमने पुश्ड आउट करती है उसका कोई ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। अगर सिंगल ऐसे कॉपी आपने छोड़ दी, डीकॉइलिंग हुई, ऐसे छोड़ दी, उसका कोई यूज ही नहीं है जब तक उसकी दोबारा से क्या नहीं होगी, हम बोल सकते हैं दोबारा से उसकी अनदर कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, रिकॉइलिंग नहीं होगी जब तक। Therefore, DNA copying accompanied by the creation of an individual cellular apparatus and then DNA copies separate each with its own cellular apparatus, effectively a cell divide to give rise to 2 cell। तो क्या कहने का मतलब क्या है? Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus। ये DNA सिंगल था, इसका एक additional cellular apparatus बना, and then the DNA copies separate, और उसके बाद DNA copies क्या हो गई आपस में? separate। जैसे ही उसकी recoiling हो गई तब वो separate होगा, यानी कि जब तक वो पूरा DNA नहीं बन जाएगा तब तक ओरिजिनल वाले से वो separate नहीं होगा। Each with its own cellular, आप दोनों के पास अपना cellular apparatus है, ठीक है। And then the DNA copies separate each cell its own cellular apparatus, effectively a cell divide to give rise to 2 cell। जब सेल डिवीजन होता है तो ऐसे ही होगा, 1 सेल से 2 सेल तभी बनेगी जब दोनों सेल की कॉपीज, जो सेल की कॉपी बन रही है उसकी दोबारा से रिकॉइलिंग हो जाए, उसका खुद का सेलुलर apparatus बन जाए। These 2 cells are of course similar, एक जैसी होंगी, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। क्या आइडेंटिकल भी होंगी? नहीं। अभी हमने पढ़ा ना, जब कॉपी बन रही है तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने फोटो स्टेट कराई तो फोटो स्टेट आपकी ओरिजिनल कॉपी से थोड़ी सी डिफरेंस होती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ इट्स एब्सोल्युटली रिलायबल, ये कितना विश्वास कर सकते हैं, एंड हाउ एक्यूरेटली द कॉपी रिएक्शन वर्ल्ड, कितनी एक्यूरेटली हुआ है, सब किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्लीकेशन पर। इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज एब्सोल्युटली रिलायबल। ठीक है। रिएक्शन 1, नो बायोकेमिकल रिएक्शन, हम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन भरोसा नहीं कर सकते, प्रोटीन को चेंज भी कर सकते हैं, उस टाइम पे चेंज हो जाता है। देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट the process of copying the DNA will have some variations each time। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कॉपी ये प्रोसेस है इसमें हमेशा क्या होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी, हमेशा होती हैं। एज अ रिजल्ट द ओरिजिनल डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर, सिमिलर तो होंगी, दिखेंगे, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, लेकिन एग्जैक्ट एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि जब कॉपी बनेगी तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट हैरिट्स। मान लो कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, कॉपी बनी, ये कॉपी से बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गई, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, तो ये क्या होगी, बिल्कुल सेल डाई हो जाएगी। ठीक है। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, क्या हो जाएगी, ऐसी सेल डाई हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड दैट कुड बी नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, thus the surviving cell are similar to but subtly different from each other। ठीक है। तो सर्वाइविंग सेल क्या होगी, वेरिएशंस इन द डीएनए दैट वुड नॉट लीड टू सच, ऐसा ड्रास्टिक आउटकम ना हो, तो इसलिए वो सिमिलर तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है एक दूसरे से। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से क्या आएंगी, वेरिएशंस। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक डीएनए बनाया, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पे दूसरा बनाया, मान लो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, ये पार्ट थोड़ा डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो कोडिंग थी वो चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो गया, तो क्या हो गया, वेरिएशंस आ गई। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब आप क्या सोचते हो कि जो वेरिएशंस आ रही हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसका यूज है? बिल्कुल है। आप खुद सोचो। अब आप एक एग्जाम्पल ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना।
जो कोरोना, आप पता है कि कोरोना आया, इसमें कई लोगों के हम वेराइटीज़ थी, बहुत सारी वैरायटी थी लोगों की। कई लोग इफेक्ट हुए, कई लोगों की डेथ हो गई और कई लोगों को इफेक्ट ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो वैरायटी नेचर के पास कैसे आई? क्योंकि वेरिएशंस थी बॉडी में। सपोज अगर वेरिएशंस नहीं होती और वैसी ही सेम टू सेम बॉडी, सबके सेम टू सेम जीन, जेनेटिक मेकअप सबका होता, जीन सबके अंदर होते, तो क्या होता? सबके सब या तो मर जाते, सबके सब या तो बच जाते। तो जो नेचर है वो कभी रिस्क नहीं लेती। मान लो अगर सबके सब इफेक्ट कर जाते तो नेचर तो पूरी साफ हो जाती, पूरी सफाई हो जाती, नेचर सब मर जाते। तो कोरोना जब आया तो आपने बहुत वैरायटीज देखी, तो वो किसका रिजल्ट था? बॉडी में वेरिएशंस का। हर किसी के जीन्स एक जैसे नहीं होते, किसी को कोई जीन्स उसके लिए कोडिंग होती है तो वो उसको टॉलरेट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता उसको बीमारी को टॉलरेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, किस चीज के लिए? सरवाइव करने के लिए विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपको पता है कि इन्वायरमेंट हर दिन चेंज हो रहा है, कुछ साल में फिर चेंज हो जाएगा। तो क्या है, हम लोगों को उसको कोप अप करने के लिए हमें क्या है? वेरिएशंस चाहिए बॉडी में। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निक्स, यानी कि जहां पर भी हम रहेंगे, हमारा जो हैबिटेट है उसको हम क्या बोल देंगे? निक्स। हम उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल वेल डिफाइंड, हम समझ सकते हैं निक्स से। इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम, निक क्या है? इकोसिस्टम जहां पे उनकी एबिलिटी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करने की। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स। ठीक है, तो डीएनए कॉपी होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जिससे क्या करें कि बॉडी के डिजाइन को मेंटेन कर सकें। दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निक, जिसके जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ। इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, हाउएवर निक्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल। निक्स क्या हो सकते हैं? चेंज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कंट्रोल, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया, कम हो गया। वाटर लेवल कैन वेरी और द कुड बी मेट्रोइट्स टू थिंक फ्यू एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है नहीं, वरना मैं आपको समझा दूंगी। देखते हैं पहले हम आगे। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निक एंड इफ निक वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, यानी कि वो हैबिटेट सडनली चेंज हो गया, वहां का टेम्परेचर चेंज, मान लो वो एक्सेसिव हॉट था, सडनली वो एक्सेसिव कूलनेस में चेंज हो गया। आपको पता है बहुत सारे डेजर्ट है, मान लो डेजर्ट हमारे क्या पहले से डेजर्ट थे? नहीं, वो बाद में चेंज हुए हैं डेजर्ट में ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्या हुआ? वो पूरा का पूरा हैबिटेट चेंज हो गया, वहां पे जो एनिमल्स रहते थे वो भी चेंज हो गए। द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो वहां की पॉपुलेशन पूरी खत्म हो जाएगी। हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट, मान लो कि अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन जगह पे जो अब डेजर्ट है, जिनके अंदर वेरिएशंस आ जाती है, यानी कि जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को में कोप अप कर सकते हैं, तो क्या वो सर्वाइव नहीं करते? वहां पे बिल्कुल करते। इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, तो उनके कुछ चांसेस बन जाते हैं किस चीज के? सर्वाइव करने। दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, देखो यही वाला एग्जांपल मैं आपको देने वाली थी, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। मान लो कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, ठीक है, लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, समझते हैं सब लोग, गर्म पानी में रहती है। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, अगर ऐसे बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट सॉरी एक लाइन स्किप हो गई। टेम्परेट वाटर एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, सपोज क्या हुआ, एक दिन टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया कुछ टाइम बाद, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना अर्थ का, इसकी वजह से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स, जिनके अंदर वेरिएशंस आ गई थी बॉडी में, वो क्या करेंगे? सर्वाइव होने के चांसेस हैं। टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, जिनकी बॉडी में ऐसी वेरिएशंस बन गई थी डीएनए कॉपी के बाद, तो वो क्या कर जाएंगे? सर्वाइव कर जाएंगे, और उनके अंदर क्या होगा? वेरिएशंस बन चुकी है तो वो उनके अंदर सर्वाइव होने के चांसेस है। दस वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन का क्या यूज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन का क्या यूज है। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। तो देखो अब हम ये क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपी की रिप्रोडक्शन में? इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वेरिएशंस, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वेरिएशन। क्या लेकर आ रही है डीएनए कॉपी? वेरिएशन। व्हाई इज वेरिएशन
बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। स्पीसीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने हम बड़े लेवल पे देखते हैं ना, हम तो पॉपुलेशन को देख रहे हैं, हम स्पीसीज को तो देख ही नहीं रहे हैं, सॉरी हम ह्यूमन सिंगल को तो देख ही नहीं रहे हैं, हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं। पॉपुलेशन कम होना ज्यादा होना इसको देख रहे हैं ना, हम एक डॉग को नहीं देखेंगे, हम पूरे डॉग की स्पीसीज को देखेंगे। ठीक है, तो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इंडिविजुअल के बेनिफिशियल नहीं भी हो सकती है, हो सकता है उसके लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, तो होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट पेजेस इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।